व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं अपनी जनरल टेस्ट की सीरीज का पार्ट 7। देखो, हम लोग 6 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका मतलब है हमने 25 क्वेश्चन करते करते 150 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन है। बिकॉज आप बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो और आप 100-150 प्रैक्टिस कर चुके हो क्वेश्चन। हमने बस 1000-1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपका जनरल टेस्ट पूरा फुलफिल हो जाएगा। और उस 1000-1500 क्वेश्चन में मैं आपको क्वांट्स भी कराऊंगा, रीजनिंग भी कराऊंगा। तो समझ रहे हो, सिर्फ मुश्किल से 200 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको जनरल टेस्ट की, जीके की, जो स्टैटिक जीके। मुश्किल से 200 क्वेश्चन और कराऊंगा। उसके बाद हम करेंगे अपने क्वांट्स और रीजनिंग, वो साथ में चलने वाली, उनका मिक्स रहेगा। और एंड में मैं आपको 6 महीने की करंट अफेयर दे दूंगा, उनको रट लेना और चले जाना। इंग्लिश की तैयारी तो साथ में चल ही रही है। कायदे से तो आज इंग्लिश की वीडियो आनी चाहिए थी गाइस, लेकिन आज इंग्लिश नहीं आ पाई किसी कारणों की वजह से। मैम यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो उनकी वीडियो कल आ जाएगी। आज हम अपना पार्ट 7 कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे, हम रोज 25 क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप सिर्फ सीधे ही सीरीज पर आ गए हो तो जरूर जाकर पार्ट 1 से सीरीज को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हैं, 15-15 मिनट की, ताकि आपको ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। फिलहाल हम बोर्ड तक लंबे सेशंस नहीं कर रहे हैं, बोर्ड की बात करेंगे लंबे लंबे सेशंस, और डीप डीप नॉलेज भी लेंगे। अभी हम सिर्फ एमसीक्यूज का एक ढांचा तैयार कर रहे हैं, ताकि हम लोग कुछ ना कुछ नॉलेजेबल रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो सीवीटी को लेकर, ऑलरेडी बहुत बड़ा वीक चल रहा है, इसी वीक में सीवीटी के फॉर्म्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। बिकॉज आपके सीवीटी के फॉर्म्स जो है उसको भरना कैसे, सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। कल मैम ने खत्म कराया था आई गेस 150th क्वेश्चन तक, तो आज मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे उसके आगे। गिव मी अ सेकेंड। 150th क्वेश्चन का आंसर आई गेस मैम ने बता दिया होगा। मैं तो आमतौर पे लास्ट क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए देता हूं, बट ओके, इट्स फाइन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन लाइज इन। अब देखो, इन स्टैटिक क्वेश्चन में ना मैंने 5-5 क्वेश्चन का सेट बनाया। पहले 5 आएंगे इकोनॉमिक्स के, 5 आएंगे जीके, 5 आएंगे हिस्ट्री के, 5 आएंगे ज्योग्राफी के, 5 आएंगे इकोनॉम उसके जनरल साइंस के। तो हर चीज के 5-5 क्वेश्चन मैंने डाल दिया ताकि कुछ भी छूटे ना। पहला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन लाइज इन। सबसे ज्यादा अर्बन लोग, यानी जो दो तरह के लोग होते हैं ना, एक रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहां पे लाई करती है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, या केरला में? आंसर इज तमिलनाडु। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लोग देख के समझ जाएंगे कि ऑब्वियसली साउथ इंडिया में तमिलनाडु ये ऐसी जगह है, इंडिया में ही कह लो, जहां पर सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब गरीबी बहुत कम देखी जाती है। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन लाई इन। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट लोग कहां पे रहते हैं? अब ये क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं बच्चे, मतलब 90% बच्चे इसे गलत करते हैं। लिखवा लो अभी भी, जो बंदे गेस कर रहे होंगे उनका आंसर गलत ही जाएगा। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहां रहती है? पंजाब में, झारखंड में, केरला में, या असम में? 95% बच्चे झारखंड टिक करके आ जाएंगे, विच इज द रॉन्ग आंसर। शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में रहती है पंजाब में। दिस इज सो शॉकिंग, बट चेक कर लेना, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीसीईआई, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखो, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे सीवीटी के पेपर में आया था। मैं अच्छे से याद कर पा रहा हूँ कि मेरे सीवीटी के पेपर में ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, और मैं खुद फर्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट किया था झारखंड से आया था, और शायद ये सेकंड टाइम भी रिपीट हुआ था क्या। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने डाले हैं वैसे सीरीज में आपके, जो आते रहते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीसीआई, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसके कोई फुल फॉर्म को ढंग से पढ़े तो वो समझ जाए आंसर क्या है। अब ये क्या है? ये एटॉमिक सबमरीन है इंडिया की, इकोनॉमिक लॉ ऑफ यूएस है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि नाम में एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। एन इंडियन शेयर मार्केट है, फिर नन ऑफ दीज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंडियन शेयर मार्केट है, ऊपर एक्सचेंज लिखा हुआ है, एक्सचेंज का मतलब ही शेयर मार्केट होता है। व्हेन पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पर्सनल इनकम द ऑब्टेन्ड वैल्यूज। ये क्वेश्चन सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जिनने बीबीए, बीकॉम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऐसे कोर्सेज को अटेम्प्ट करना है, बीएमएस वगैरह करना है। जो भी बंदे कॉमर्स की फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, ना जुड़ना चाहते हैं, वो इसको स्किप करके नेक्स्ट पे चले जाएं, क्योंकि ये वाले उन्हीं कोर्सेज में आते हैं मेनली। कभी कभी ही जनरल टेस्ट में ये दिखता है। तो व्हेन पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पर्सनल इनकम द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज। इसका आंसर क्या होगा? जीडीपी मिलती है, नेशनल इनकम मिलती है, या जीएनपी मिलती है, विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या पर्सनल इनकम मिलती है। जब आप पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करते हो पर्सनल इनकम में से, दिमाग लगाओ, मेरी इनकम में से मैंने अपने टैक्सेस हटा दिए, तो क्या मिलेगा? मेरा मेरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो? जो भी लोगों की पूरे इंडिया में इनकम है, उसमें से उनके टैक्सेस हटा दो तो नेशन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन इंडिया द टर्म ब्लैक रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट बहुत आता है। रेवोल्यूशन वाली चीजें मिस मत करना। मैं वैसे तो कोशिश करूंगा सारे यहाँ पे कवर कर दूं, बट आपको खुद से कुछ कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर पाऊंगा मैं बता दूंगा। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? सेल्फ डिपेंडेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल, नर्चरिंग द ब्लैक कोल, सेल्फ डिपेंडेंस इन प्रोड्यूसिंग पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, सेल्फ डिपेंडेंस इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक क्रॉप। किस चीज में? सिंपल, ब्लैक रेवोल्यूशन वैसे भी पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के लिए हुआ था, तो इसको कोई गलत नहीं करके आएगा। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से जुड़ी हुई है, सीधी बात है कि हम लोग को उसमें सेल्फ रिलायंट बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहां पर है? ग्रीन आइलैंड में है,
मजूली में है, तस्मेनिया में है, या नन ऑफ दीज? आंसर इज मजूली। याद रखना, मजूली में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। नेक्स्ट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड इज। सबसे ज्यादा, ये तो बहुत आते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया किस नंबर पे आता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो भैया बहुत आते हैं, मैं करा ही दूंगा। एक्सेंट थोड़ा हिल गया मेरा। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया या यूएसए। आयरन ओर सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना। और 90% तो नहीं कहूंगा, बट हाँ 80% जगहों पर ना चाइना ही लीड कर रहा है यार। चलो, सॉल्ट लेक सिटी सिचुएटेड इन। सॉल्ट लेक सिटी कहां पर पड़ती है, किस कंट्री में? यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या अर्जेंटीना में? याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ऑस्ट्रेलिया में। ये कुछ क्वेश्चन रटने वाले होते हैं, इनका मैं कोई बैकग्राउंड नहीं क्रिएट कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन पर आ जाता है पेपर में, देख के बता दो क्या आंसर इसका। ओजोन लेयर किस काम के लिए भाई? वो रेनफॉल होता है उसकी वजह से, पोल्यूशन होता है उसकी वजह से, हमको बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, या ऑक्सीजन बनाती है? सिंपल क्वेश्चन, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, खत्म। द नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स वेटेस्ट स्पॉट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार मैंने सीवीटी दिया, दोनों बार दिख गया था। चिरापुंजी है, मौसिन राम है, सिंगापुर है, या वेलेले है? आंसर है मौसिन राम। याद रखना, द वर्ल्ड्स वेटेस्ट स्पॉट, इंडिया के अंदर है मौसिन राम, लेकिन वो दुनिया का सबसे वेटेस्ट स्पॉट है। यहां इतनी पानी, बारिश, वेटेस्ट स्पॉट। नेक्स्ट, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। ये आ गए हम हिस्ट्री पे, यहां से शुरू हो गई हिस्ट्री। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, पहले बहुत सी सोसाइटी थी ना, हिंदू महासभा वगैरह बहुत कुछ था जो हमारा काम कर रहे थे। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी किसकी थी, किसने बनाई थी? सर विलियम जोन्स ने, एमडी मार्शल ने, आरडी बनर्जी ने, या डब्ल्यू बेंटिक ने? आंसर है सर विलियम जोन्स। ये आपको याद करना है, हिस्ट्री है। कहोगे तो मैं डिटेल सेशन भी रख दूंगा आप लोगों के लिए, कि आप लोग चाहो तो एकदम डिटेल में हिस्ट्री को पढ़ा भी दूंगा, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। बट आपका टाइम अगर आपके पास हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची इज फेमस फॉर। वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। रॉक कट टेंपल के लिए फेमस है, या लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा के लिए है, या फिर केव पेंटिंग्स के लिए है, या फिर द एडिक्ट्स ऑफ अशोक के लिए है? सिंपलेस्ट क्वेश्चन, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा सांची में सिचुएटेड है, इसलिए वो फेमस है। पृथ्वीराज रसो वॉज रिटन बाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बुक्स वगैरह आ जाती है किसने लिखी किसने नहीं लिखी। तो पृथ्वीराज रसो जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? भावा भूटी के द्वारा, जयदेव के द्वारा, चांद बरदोई के द्वारा, या फिर बाना भट्ट के द्वारा? आंसर इज चांद बरदोई। पृथ्वीराज रसो लिखी थी चांद बरदोई ने। हु वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया ड्यूरिंग 8th सेंचुरी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आ गया मॉडर्न हिस्ट्री। नहीं मॉडर्न नहीं, मिडिवल हिस्ट्री, क्योंकि देखो मिडिवल भी नहीं है तो एंशिएंट हिस्ट्री है, क्योंकि 8th सेंचुरी की बात हो रही है ना। देखो ये सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एकदम डीप क्वेश्चन भी इक्का दुक्की आ जाते हैं। आप चाहो तो छोड़ के जा सकते हो, मैं नहीं कहूंगा कि पूरी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने जाओ, छोड़ के भी जा सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेना। इसका आंसर होगा तुर्क, अरब, इंग्लिश या अफगानी। कौन आए थे? दिमाग भी लगा सकते हो। 8th सेंचुरी में इंग्लिश तो नहीं आए थे, क्लियर चीज है ना। अफगानी भी नहीं थे, बट अरब थे, ठीक है, अरब्स आए थे 8th सेंचुरी में। What was the first metal to be used by the Vedic people? Very important question. पहला मेटल, ये वैदिक पीपल, हड़प्पा का सिविलाइजेशन का बहुत आते हैं इनके क्वेश्चन। तो पहला मेटल जो यूज किया गया बाय द वैदिक पीपल वाज ब्रॉन्ज, या आयरन, या कॉपर, या गोल्ड? द आंसर वाज कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर इज। अब हम आ गए पॉलिटी पे। भाई जामिया वालों इसको रट लेना, पॉलिटी से क्वेश्चन बड़े 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 क्वेश्चन आते हैं। 40 नंबर की जीके है ना, वहां पर 40 में से मान लो 5 नंबर सिर्फ पॉलिटी से आएगा, लिखवा लो कहीं पे। और पॉलिटी मेरी अच्छी थी तो आई कुड क्लियर द एग्जाम। आप लोगों को भी पॉलिटी में बहुत काम करना है। द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा, इलेक्टेड बाय द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एट जॉइंट सिटिंग, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, या अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन ऑफ स्पीकर। उसको लोकसभा इलेक्ट करती है, या पार्लियामेंट के दोनों हाउस मिलकर जॉइंट सेशन में अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, या प्रेसिडेंट और स्पीकर मिलकर अपॉइंट करते हैं? इसको करता है प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को चुनने का जो हक होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। वैसे तो कहने की बात हो गई, छोड़ो। जनरली द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अ मेंबर ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनमें से क्या एक तो होगा ही होगा। वो क्या पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा तब भी चलेगा क्या? क्या वो लोकसभा का मेंबर होगा या राज्यसभा का, या दोनों का? आंसर है कि प्राइम मिनिस्टर का लोकसभा का मेंबर होना कंपलसरी, उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर? ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा भी एक प्राइम मिनिस्टर रहा है जो अपने पूरे टेन्योर में कभी गए ही नहीं पार्लियामेंट में, एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी। अटल बिहारी वाजपेयी थे, चंद्रशेखर जी थे, वीपी सिंह थे, चौधरी चरण सिंह थे। इसका आंसर चौधरी चरण सिंह है। अब आप लोग मुझे सर्च करके पूरा डिटेल में रिसर्च करके बताओ कि क्यों नहीं गए ये, कभी भी पार्लियामेंट की किसी मीटिंग में क्यों नहीं गए, जबकि तो प्राइम मिनिस्टर थे। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, जो भी इसका रिसर्च करके सही आंसर बताएगा आई विल पिन द कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं, सबको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर सारा काम कैसे करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब रिसर्च करके उसे बताते हैं तो उस पर ही काम करता है। वो एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कंट्रोल कर रहे होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या काम करना है, वो खाली फाइनल साइन वगैरह करता है। ये कौन डिसाइड करता है कि कितना बड़ा होगा? हैज बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे यार आंसर दिख गया। इज डिटरमाइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर खुद चुनता है कि उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैसे कैसे कितने लोग होंगे, साइज वो खुद चुनता है। अच्छा क्वेश्चन था। द मिनिमम एज एट विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे कम एज क्या है जिसपे एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनने की अनुमति मिल सकती है? तो वो होती है 21, 25, 30 या 35। 21 ईयर्स, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स या 35 ईयर्स। सबको आंसर पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको 25 ईयर्स का होना पड़ता है, तभी आप लोग अपॉइंट हो सकते हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विच worms enter the intestine by penetrating the skin? ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, लगभग हर बच्चे को इसका आइडिया होना ही चाहिए, बिकॉज जनरल साइंस जो है वो आती है पेपर में और बहुत टफ भी नहीं होती, छोड़ते हुए बड़ा दुख होता है यार ये कैसे नहीं आता हमको। तो कौन सा ऐसा वॉर्म है जो पेनिट्रेट करता है स्किन के अंदर और तब घुस जाता है आपके इंटेस्टाइन में? हुक वॉर्म, टैप वॉर्म, रिंग वॉर्म या फिर ऑल ऑफ देम? बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर पता होना चाहिए, वैसे उतना इजी भी नहीं था, बट हुक वॉर्म इज द आंसर। नेक्स्ट इज सिफिलिस इज कॉज्ड बाय। इसको याद करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूं, सबको ये नहीं पता होगा। सिफिलिस जो है वो होता है बेसिलस, विब्रो, स्पायरो या नन। जिसको पता है इसका आंसर वेरी गुड, जिनको नहीं पता मैं याद करने का तरीका सिखा देता हूं। सिफिलिस जो है ना वो बेसिलस की वजह से होता है। तो नाम कितना सेम है, सिफिलिस बेसिलस, सिफिलिस बेसिलस, ऐसे याद करके याद कर लो। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन उतना भी नहीं है कि हर किसी बच्चे को ये पता हो, इसलिए इसको याद करने का तरीका सीख लो। द डिजीज कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। हम लोग हमेशा बात भी करते हैं भैया इसको वायरल हो गया है, वायरल हो गया है, आजकल वायरल फैला हुआ है। तो वायरल में होता क्या है? टाइफाइड होता है, कॉमन कोल्ड होता है, कोलेरा होता है, टिटनेस होता है। सीधी बात है, वायरल इन्फेक्शन और कॉमन कोल्ड एक ही बात हो जाती है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या इशू आता है मुझे बता दो आप लोग जरा। कि जिस भी बंदे को कमी हो गई विटामिन ए की तो उसको क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगी, डायसेंट्री हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मैं सीरीज को बहुत जल्दी जल्दी खत्म भी करता हूँ, आप लोग का कम से कम टाइम लेने की कोशिश करता हूँ कि कोई ये ना बोल सके कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, बोर्ड्स की पढ़ाई में हम नहीं कर पा रहे मैनेज। तो मैनेज करना वाला इशू नहीं आना चाहिए किसी की भी लाइफ में। आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हो। मुश्किल से 15 मिनट मैंने आपके लिए हैं, वो भी वैसे 1.5x पे तो नहीं सुन पाओगे बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ। अभी हम डिटेल सेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आराम से नहीं पढ़ा रहा हूँ। बट स्टिल, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? कैंसर है, आस्मा है या फिर डायबिटीज है क्या, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा, और इसका आंसर जिसने गलत किया ना भाई साहब, पर्सनली मैं डांटूंगा आपको अगली वीडियो में। इसका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता है। कौन सी कम्युनिकेशन डिजीज है इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल है? आंसर जरूर बताना। हम मिलेंगे इसके बाद अगली वीडियो में। देखो गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस चीज को जो फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, बाद में आपको इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है एक साथ बहुत सारा वर्कलोड लेने की जगह अभी एक एक करके सारी वीडियोस को देख लो। मुश्किल से 15 मिनट रोज के बांधोगे ना, तब भी आपके 300-400 क्वेश्चन हो जाएंगे मुश्किल से 15 दिन की पढ़ाई में। समझ लो, मैंने आपके लिए बहुत ईजी वे निकाला है, इसको कोई मिस मत करना। सारे फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करो। सीवीटी के फॉर्म आने वाले हैं, मैं भरवाऊंगा। जामिया के फॉर्म आने वाले हैं, मैं भरवाऊंगा। कैसे सब्जेक्ट चूज करने हैं, कैसे आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सा कोर्स चूज करना है, सब कुछ मैं करवाऊंगा गाइस। किसी भी चीज की चिंता आप लोग मत करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हम लोग ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये पीडीएफ बनानी पड़ती है, इसको वीडियो को शूट करना पड़ता है, फिर एडिट करके अपलोड करना पड़ता है। तो इस सब में लगती है मेहनत, और उस मेहनत के बदले सिर्फ आपसे एक छोटा सा एफर्ट कि आप लाइक करेंगे वीडियो को और सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। थोड़ा आप हमें मोटिवेट कीजिए, बाकी आपके लिए काम हम करते रहेंगे। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।